गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप कैसे हैं। आपका हमारे समझरिया आईएएस में स्वागत है दोस्तों। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो शूट किया है दोस्तों। ये मॉडर्न इंडिया का प्रथम पार्ट है दोस्तों। मॉडर्न इंडिया को जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को दोस्तों 3 भाग में डिवाइड करके हम लोग पढ़ाई करते हैं। पहला भाग ये होता है आर्थिक इतिहास। आर्थिक इतिहास के अंदर हम यूरोपीय यात्रियों के आगमन से लेकर दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज़ों की किस तरह से टैक्सेशन थे, क्या इसका प्रभाव पड़ा, इन सबको एनालिसिस करते हैं। दूसरे पार्ट में दोस्तों सोशल रिलीजियस मूवमेंट होते हैं जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को देखते हैं। उनके साथ ही किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और जितने भी आंदोलन होते हैं उनको सबको एक जगह रेखांकित करते हैं। तीसरे पार्ट में दोस्तों राजनैतिक इतिहास होता है, पॉलिटिकल हिस्टोग्राफी दोस्तों, और उसमें हम भारत में जब अंग्रेज आता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और फिर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस तरह से नेतृत्व की जाती है, इन सब के बारे में दोस्तों वर्णन करते हैं। तो दोस्तों आज आधुनिक भारत के इतिहास का जो पहला पार्ट है आर्थिक इतिहास के पहले चरण में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। आज हम यूरोपीय यात्रियों के आगमन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से यूरोपीय यात्री भारत कब कब आए दोस्तों, उन सब के बारे में देखेंगे सर। पहला क्वेश्चन हमारे मन में होता है दोस्तों कि यूरोप से आने वाले यात्री कौन कौन हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाल आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेन आया और फिर फ्रेंच दोस्तों भारत आया था। अब हम पुर्तगाल के बारे में देखेंगे दोस्तों, कैसे आया था सी रूट से। हम लोग जानते हैं कि भारत की 3 तरफ सी रूट है और सी रूट में आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ था दोस्तों कि एक पुर्तगाल का राजकुमार था दोस्तों, उस राजकुमार का नाम था हेनरी। पुर्तगाली जो राजकुमार था दोस्तों, राजकुमार का नाम था हेनरी। हेनरी ने एक मशीन की खोज की थी दोस्तों, उस मशीन का नाम ही द नेविगेशन था दोस्तों। यह मशीन क्या करती थी दोस्तों, ये ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ सी रूट यानी समुद्र के बारे में सभी जानकारियाँ देती थी दोस्तों, और यानी समुद्र में डायरेक्शन बताती थी, समुद्र की डीप बताती थी, समुद्र में डेंजरस शार्क वगैरह किस एरिया में है ये भी इन्फॉर्म करती थी, और ये भी बताती थी किस एरिया में कितनी दूर पे लैंड एरिया है और सी में टाइड वगैरह की क्या। यानी कहने का मतलब कि एक सी डीवर को, एक समुद्री यात्री को जितनी भी ज़रूरत होती है दोस्तों समुद्र में यात्रा करने के लिए, वो सभी जानकारी ये द नेविगेशन मशीन बताती थी दोस्तों। तो वहाँ का जो राजकुमार था हेनरी ने यही मशीन की खोज किया था दोस्तों। अब जब इस मशीन की इन्होंने खोज किया तो इसी मशीन को दोस्तों पुर्तगाल का एक व्यापारी था जिसका नाम है वास्को डी गामा, इस मशीन को अपनी शिप पे लगा लेता है दोस्तों। जब यह अपनी शिप पे लगा लेता है तो इसी मशीन के डायरेक्शन से वह समुद्री सी रूट की ओर चलने लगता है दोस्तों। और फिर ये चलते चलते ये कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँचता है दक्षिण अफ्रीका के एक स्थान है दोस्तों केप ऑफ गुड होप। दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पे दोस्तों ये वास्को डी गामा पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर वास्को डी गामा पहुँचता है। और जब दोस्तों केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पे साउथ अफ्रीका में पहुँचता है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना। और जब साउथ अफ्रीका केप ऑफ गुड होप स्थान पे पहुँचता है दोस्तों, तब वहीं पर एक गुजरात के व्यापारी थे दोस्तों, बिजनेसमैन थे अब्दुल मनिक। गुजरात व्यापारी का नाम क्या था दोस्तों, अब्दुल मनिक। अब्दुल मनिक किससे मिलता है दोस्तों, अब्दुल मनिक जो था वहाँ पर वास्को डी गामा से मिलता है और वास्को डी गामा का दोस्तों वेलकम करता है, स्वागत करता है, वास्को डी गामा का स्वागत करता है, बातचीत करता है। और अब्दुल मनिक ही दोस्तों वास्को डी गामा को भारत के बारे में जानकारी बताता है कि भारत एक देश है और वहाँ से हम बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे जाओगे इस तरह से जाओगे। तो कहने का मतलब अब्दुल मनिक के इशारे पर ही वास्को डी गामा दोस्तों 1498 में केरला के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था दोस्तों। केरला का जो कालीकट बंदरगाह था वहाँ पे जब ये उतरता है तो वहाँ का जो लोकल शासक था दोस्तों, शासक का नाम नहीं मिलता है हिस्ट्री में लेकिन उसकी टाइटल मिली है दोस्तों। तो ध्यान रखना जो वहाँ का स्थानीय शासन की जो उपाधि थी वो जमोरिन थी दोस्तों। उपाधि उसकी क्या थी, जमोरिन थी। जमोरिन से दोस्तों कौन मिलता है, जमोरिन से वास्को डी गामा मिलता है। जब जमोरिन से वास्को डी गामा मिलता है तो जमोरिन वो उपाधि है इसकी। वास्को डी गामा का दोस्तों अतिथि देवो भव इंडियन कल्चर है दोस्तों। वास्को डी गामा का स्वागत होता है दोस्तों। और जब वास्को डी गामा का अत्यधिक स्वागत होता है तो आप लोग जानते हो कि अगर हमारे घर कोई आता है तो हम उसको खाना पानी कुछ न कुछ पूछते तो हैं ही,
है ना। तो कुछ ऐसा जमोरिन भी किया होगा, और जब जमोरिन ऐसा किया होगा, तब जमोरिन जब ऐसा कुछ किया होगा तो इसी खान पीन के कारण ही जो वास्को डी गामा था दोस्तों, ये मसालों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, और जब मसालों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है तो वास्को डी गामा से बात करता है कि भाई वास्को डी गामा इसे जमोरिन से बात करता है वास्को डी गामा कि शासक महोदय, मैं आपके देश से व्यापार करना चाहता हूँ, मसालों का व्यापार चाहता हूँ। तो जैसे ये व्यापार की बात करता है तो जो पहले से यहाँ से व्यापार करने वाले थे दोस्तों, अच्छा पहले केरला से कौन व्यापारी थे? अरबी और टर्की के मुसलमान थे दोस्तों। ये पहले से यहाँ से व्यापार करते थे प्राचीन काल से। ध्यान रखना दोस्तों कि मुगलों के यानी जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, इनके पहले अरबी मुसलमान और टर्की मुसलमान यहाँ आ चुके थे दोस्तों। इन्होंने भारत में पहली जो मस्जिद बनी है दोस्तों, ये अरबी मुसलमानों के द्वारा ही केरला में बनवाई गई थी दोस्तों, पहली मस्जिद। जबकि शासक की पहली मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दोस्तों, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, तो जो अरबी और टर्की मुसलमान थे दोस्तों, ये इसका विरोध करते कि भाई इनको भारत से व्यापार करने का परमिशन न दिया जाए। किंतु जानते हैं आप लोग कि जो शासक कहेगा वही बात मानी जाती है दोस्तों। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जमोरिन जब इस पर जमोरिन कहता है कि नहीं आप भारत से व्यापार करो, तो जमोरिन के सलाह पर वास्को डी गामा दोस्तों क्या करता है कि बहुत सारा स्पाइस, यहाँ से स्पाइस वाली मसाला खरीदता है, और मसालों में जो प्रमुख है दोस्तों वो काली मिर्च लेता है। कौन सी मिर्च? काली मिर्च। काली मिर्च को दोस्तों यूरोपीय लोग यवन प्रिया कहते हैं। और इस तरह से जब ये बहुत सारा मसाला खरीद लेता है दोस्तों, तो इन मसालों को लेकर ये कहाँ जाता है दोस्तों? ये पुर्तगाल के लिए चल देता है सी रूट से, और 90 दिन समुद्री रूट के बाद दोस्तों ये पुर्तगाल पहुंचता है और अपने मसालों को वहाँ पुर्तगाल में बेचता है। ऐसा माना गया है दोस्तों कि जब ये अपने मसालों को पुर्तगाल में बेचता है तो 60 गुना अधिक लाभ में बेचता है। कितने गुना दोस्तों? 60 गुना अधिक लाभ अर्जित करता है दोस्तों। और यही जो फायदा होता है दोस्तों, जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, तो इसी फायदा के कारण ही जो पुर्तगाली थे या यूरोप के जो और भी लोग थे, वो भारत में व्यापार करने के लिए दोस्तों आकर्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इससे वहाँ के जो यूरोपीय थे, व्यापारी थे पुर्तगाल के, अब इससे बात डिस्कस करते हैं कि भाई आप कहाँ से व्यापार करके आओ, ये देश कहाँ पर है, एक्सेट्रा बहुत सारी जानकारी लेते हैं। लेकिन आप लोग जानते हो कि बिजनेसमैन अल्फा सही जानकारी नहीं देता दोस्तों। तब भी एक व्यापारी था दोस्तों वास्को डी गामा अल्फा ओरियोनिस, वो इसके इशारे के विपरीत दिशा में चलकर वह दूसरी बार अल्फा ओरियोनिस भारत आ जाता है दोस्तों। यह भारत आने वाला दूसरा व्यापारी होता है दोस्तों। अच्छा, एक और ख़ास बात है दोस्तों, 1502 में क्या होता है, अल्बुकर्क बहुत सारे पुर्तगालियों को साथ अपने लेकर पुनः भारत की ओर रवाना करता है दोस्तों। और क्योंकि वो जानता था कि अगर भारत से व्यापार करना है तो अकेले नहीं, बल्कि अगर समूह होगी, एक कंपनी बनेगी, तो हम लोग ज़्यादा बेनिफिट करेंगे दोस्तों। और इसी उद्देश्य से यह वास्को डी गामा लोगों का समूह लेकर भारत आता है दोस्तों 1502 में। दूसरी बार क्वेश्चन आया है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया दोस्तों? तो 1502 में आया। ठीक है, अब 1502 में जो बिजनेसमैन, जो व्यापारियों का समूह वास्को डी गामा के साथ आया दोस्तों, इसको यह 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। एक पार्ट ऐसा होगा जो भारत के विभिन्न स्थानों से मसाले को खरीदेगा और भारत में एक जगह इकट्ठा करेगा, और जिस स्थान पर इकट्ठा करेगा दोस्तों उसी को दुर्ग नाम दिया गया है। ये बेसिकली गोडाउन था दोस्तों, इसी को दुर्ग बोला गया है, और इसी को फोल्ट भी बोला जाता है दोस्तों। फोल्ट और दुर्ग क्यों बोला जाता है दोस्तों? इसका एकमात्र रीजन है दोस्तों, इसका सिर्फ एक रीजन ये है कि जो इसका आकार था कुछ इस तरह का था दोस्तों, कि ये ऐसे बना था दोस्तों, ये जैसे ये बना है, और इसमें काफ़ी ऊंचाई से दोस्तों ऐसे बना था। और ऐसे जो झंडा बना था दोस्तों, ये इतना बड़ा इसलिए बनाया गया था जिससे कि कोई जहाज अगर समुद्र सी रूट में आती है दोस्तों, तो दूर से ही पता चल जाए कि मुझे किस डायरेक्शन पर जाना है दोस्तों। तो इस आकार बनने के कारण ही दोस्तों इसे दुर्ग का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो कुछ व्यापारी ऐसे होंगे जो भारत में सामान को परचेज करके वहाँ पे एक जगह इकट्ठा करेंगे, और इसके लिए दुर्ग बनाया गया। और यह दुर्ग दोस्तों कहाँ बनाया गया? कोचीन में बनाया गया। कोचीन में पहला दुर्ग कब बना दोस्तों? 1503 में। 1503 में कोचीन में इनके द्वारा पहला दुर्ग बनाया गया दोस्तों। दूसरी बार क्या हुआ और इन्होंने क्या किया?
अब इसमें हमने बताया मसाला रखेगा और कुछ व्यापारियों का समूह इस दुर्ग में से मसालों को लेकर पुर्तगाल पहुंचाने का काम करेगा, यानी सी रूट क्रॉस कराएगा दोस्तों। और कुछ लोग पुर्तगाल में रहकर जो सामान आएगा मसाले उसको वहां पर सेल करेंगे और बेनिफिट अर्न करेंगे दोस्तों। इस तरह से पुर्तगीज कंपनी भारत से कार्य करना आरंभ कर देती है दोस्तों। अच्छा, 1503 से जब ये काम करना शुरू कर देती है दोस्तों, तो 1505 में काम को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए दोस्तों एक गवर्नर की नियुक्ति हो जाती है दोस्तों, जिससे कि वो पूरी तरह से व्यापार को कंट्रोल करेगा। और यह 1505 में जो गवर्नर बना था दोस्तों, इसी का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या है दोस्तों? ये पुर्तगीज कंपनी का प्रथम गवर्नर है। क्वेश्चन आया है दोस्तों। अच्छा, जब ये पुर्तगीज कंपनी का प्रथम गवर्नर बन गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दोस्तों, तो इसीलिए इसको एक और नाम बोला गया है, क्या? फाउंडर ऑफ पुर्तगीज कंपनी इन इंडिया। भारत में पुर्तगीज कंपनी का संस्थापक बोला गया। ये 1505 से 1509 तक ये पूरी तरह से दोस्तों व्यापार को हैंडल करता रहता है, ठीक है। और 1509 में ये 1509 तक ये व्यापार को हैंडल करता है और 1509 में दोस्तों ये रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद दूसरा अधिकारी बनता है। दूसरा अधिकारी होता है जो गवर्नर बन के आता है दोस्तों, उसका नाम था अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अच्छा दोस्तों, एक मन में आया अल्बुकर्क के बारे में बेसिक चीज़ें जान लो दोस्तों। ये 1509 में दूसरा गवर्नर है। अल्बुकर्क क्या था? अल्बुकर्क जो सी डीवर थे, यानी सी डीवर जो समुद्र में ये सामान को ले जाने का काम करते थे समुद्र में, वो सी डीवर था अल्बुकर्क दोस्तों। तो जब ये नाविक था दोस्तों, तो यह इस तरफ के भी करप्शन को जानता था, उस तरफ के करप्शन को जानता था, और समुद्री जो लोग ले जा रहे थे उसके करप्शन को भी जानता था दोस्तों। तो जैसे ये गवर्नर बनता है ना, यह पूरी तरह से करप्शन को कंट्रोल कर लेता है दोस्तों। पहला काम ये महत्वपूर्ण ये किया दोस्तों। दूसरा ये काम क्या किया अल्बुकर्क ने? यह 1510 में दोस्तों बीजापुर का जो शासक था ना, जिसका नाम है यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से यह गोवा को छीन लेता है दोस्तों। और गोवा को छीन कर अपना क्या बना लेता है? हेड ऑफिस बना लेता है दोस्तों। यानी पुर्तगीज कंपनी का हेड ऑफिस किसको बना लिया 1510 में? ये गोवा को। किससे छीन कर बनाया? यूसुफ आदिल शाह से छीन कर बनाया था, ठीक है दोस्तों। जब गोवा को ये पुर्तगीज कंपनी का हेड ऑफिस बना लेता है और यहाँ से हैंडल करना शुरू कर देता है दोस्तों। गोवा के बारे में एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जब ये शासन को पूरी तरह से नियंत्रित किया, गोवा के हेड ऑफिस बनाया, इसी कारण दोस्तों इसे पुर्तगीज कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी बोला गया है। क्या बोला गया दोस्तों? रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज कंपनी इन इंडिया। भारत में पुर्तगीज कंपनी का वास्तविक संस्थापक बोला गया दोस्तों, ये ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, गोवा के बारे में एक खास बात है, उसको जरा जान लेना है आप सभी लोगों को। गोवा जो था ना, गोवा भारत का पहला ऐसा प्लेस था जिस पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने दोस्तों कब्जा किया था। यानी गोवा पे सर्वप्रथम कब्जा किया था और सबसे अंत में दोस्तों 1961-62 के पास 61 में गोवा को आज़ाद कराया गया है दोस्तों। यानी सबसे पहले गोवा को कैप्चर किया गया, सबसे अंत में आज़ाद। अच्छा, किससे आज़ाद कराया गया है दोस्तों? पुर्तगालियों से ही कराया गया, ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब एक और क्वेश्चन बना, भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री पूछा जाए पुर्तगाली, भारत से अंतिम में जाने वाला यूरोपीय यात्री फिर पुर्तगाली। इस तरह से दो क्वेश्चन यहाँ पे बन गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह से पुर्तगाली दोस्तों भारत से व्यापार करना आरंभ कर देते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस पार्ट को देखेंगे कि जब भारत से ये पुर्तगाली व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, पुर्तगाली चीज़ें जो उन्होंने भारत में अप्लाई किया होगा, भारत में कार्य करना शुरू किया होगा। उसमें जो उन्होंने पहला कार्य किया था दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस। भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया दोस्तों? पुर्तगालियों ने लाया। और ये जो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था दोस्तों, ये गोवा में लगाया गया। कब लगाया गया? 1556 में लगाया गया दोस्तों। पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 में लगाया गया दोस्तों। ये पुर्तगालियों की भारत के लिए पहली देन थी दोस्तों। दूसरी जो महत्वपूर्ण देन क्या है, पुर्तगालियों ने 1605 में तंबाकू का क्राफ्ट, तंबाकू की खेती कराना शुरू किया दोस्तों। किसकी खेती? तंबाकू, टोबैको क्राफ्ट। अच्छा, तंबाकू की खेती जब कराया था दोस्तों, उस मुगल शासक एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखना पीरियड है 1605 और मुगल शासक था जहांगीर। अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर नया शासक बना था, उसी समय तंबाकू की खेती हुई थी। अच्छा, तंबाकू में से एक चीज़ और ध्यान आया दोस्तों, तंबाकू को प्रतिबंध भी कौन लगाया था? जहांगीर ही लगाया था। तंबाकू को प्रतिबंधित जहांगीर लगाया है दोस्तों, और एल्कोहल को प्रतिबंधित लगाया था औरंगजेब। ये भी क्वेश्चन ध्यान आपको रखना है दोस्तों।
अच्छा, और पुर्तगालियों ने भारत में क्या लाया दोस्तों? आलू और टमाटर, टोमेटो एंड पोटैटो की खेती। दोस्तों आज हमारे सब्जी का जो मुख्य आधार है आलू और टमाटर है, और ये दोनों सब्जियां पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? लाल मिर्च। लाल मिर्च मतलब जिससे अचार बनता है, मोटा वाला अचार आता है लाल मिर्च, वह पुर्तगालियों ने ही भारत में दोस्तों आरंभ की। लाल मिर्च हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है दोस्तों। सभी को पता है कि लाल मिर्च से पाइल्स यानी कौन सी बीमारी होती है? बवासीर, पाइल्स की बीमारी होती है दोस्तों। हमारे देश में हरी मिर्च चलती थी। कौन सी मिर्च? हरी मिर्च। हरी मिर्च जब पक जाती थी तो और लाल हो जाती थी दोस्तों, और ये हरी मिर्च हमारे शरीर के लिए दोस्तों फायदेमंद होती है। हरी मिर्च खाने से दोस्तों विटामिन सी हमें मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? विटामिन सी प्राप्त होता है। अच्छा, इनके अलावा पुर्तगालियों ने भारत में क्या आरंभ किया? इनके अलावा पुर्तगालियों ने गोथिक शैली स्टार्ट की। कौन सी शैली? गोथिक। गोथिक शैली क्या है? पिलर, यानी दोस्तों जैसे घर बनाने की आज जो प्रेजेंट में घर बन रहा है, सभी का घर पिलर से बनता है, तो ये पिलर से बनने की जो शैली है उसी का नाम है गोथिक शैली। और यह शैली भारत में कौन लाया था दोस्तों? ये पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। इसके पहले कौन सी शैली थी? इसके पहले सलाका शैली थी। सलाका शैली मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा लाया गया दोस्तों। अच्छा, सलाका शैली क्या है दोस्तों? थोड़ा सा इसको देख लेंगे। जैसे ये ईंट है ना, ये हमारी दीवार मान लेते हैं बन रहा है दोस्तों। ऐसे दीवार बनता है तो दीवार में देखिए ऐसे ऐसे नक्शा बना होता है ईंट का। ठीक है दोस्तों, ऐसे ईंट बने होते हैं, दीवार की जो जोड़ाई होती है, और इसी जो जोड़ाई होती है इसी शैली का दोस्तों नाम होता है सलाका शैली, सलाका पद्धत। और दीवार की जोड़ाई आज भी सलाका शैली से होती है दोस्तों। ये मुस्लिम अटैकर के साथ भारत में यह शैली आई है दोस्तों। इनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें पुर्तगालियों के द्वारा दोस्तों भारत में लाई गई थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इस तरह से आज का ये लेक्चर, चूँकि इससे ज़्यादा पुर्तगाली से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों, इसलिए इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। जहाँ जितना ज़रूरत होगा हम खुद देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप लोग हमारे वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर सुनिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो को सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमारा जो लेक्चर है काफ़ी बड़ा और विस्तृत जरूर है दोस्तों, लेकिन अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बनेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। ध्यान रखना, शॉर्टकट पढ़ाई का कोई भी तरीका नहीं होता दोस्तों। लॉलीपॉप या ये ट्रिक के तरीके से कोई पढ़ाई नहीं होती दोस्तों, और न तो सिलेक्शन होता है दोस्तों। सिलेक्शन तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे दोस्तों। इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर, हम आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर ही ये वीडियो शूट किए हैं दोस्तों, क्योंकि हमें एक अच्छा खासा अनुभव है कि किस तरह से कराया जाए कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, सिलेक्शन भी हो दोस्तों। अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, घंटी बजाएं दोस्तों, और खुद तो देखें इस दोस्तों आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं उन फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करना न भूलें दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। और जब ज़्यादा बच्चे देखेंगे दोस्तों और आप निरंतर कमेंट करेंगे तो इससे हमें प्रसन्नता होगी और हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों, और भी अच्छा वीडियो बनाकर हम आपके सामने हमेशा प्रस्तुत करते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाद में मिलेंगे।